सो हाय गाइस, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आज हम मिले अपने डे 1 के लिए। सर डे 1 तो कल था ना? नहीं बेटा, कल हमने इंट्रोडक्शन लिया था सिर्फ पूरी क्लास का, पूरे सब्जेक्ट का, और हमने समझा था कि हम कैसे कैसे पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले, कैसे करने वाले हैं। आज हम बेटा ऑफिशियली फॉर्मली अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? सो कल का वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है ना, तो कल आप देख सकते हो। ये जो क्लासेस है ये तो आप अभी ऐप पे देख रहे होंगे अपनी, ठीक है, या फिर ये यूट्यूब पे देख रहे होंगे आप, क्योंकि पहली 2 क्लासेस यूट्यूब पे अपन अपलोड करने वाले हैं। तो आप या तो ऐप पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे देख रहे हो। जो क्लास वाले बच्चे उनको हाय, प्रशांत, प्रियांशी, मधुरकर, नीनू, विश्व, स्नेहा, सृजल, प्रियांशी, मालती, सूरज, आकाश, साक्षी, शारदा, भाविका, सुवर्चा, मैं भी नाम 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 सीख जाऊंगा, आपके सब नाम सीख जाऊंगा थोड़े दिन में, ठीक है। तो बेटा कल अपन ने क्या पढ़ा? कल अपन ने वही समझा कि पूरे इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या और कैसे पढ़ने वाले अपन। आज ना अपन ऑफिशियली अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में मजा तो आया होगा आपको? मजा आया कि नहीं कल क्लास में? क्यों बेटा, कल क्लास में मजा आया कि नहीं? आज अपन और मजे करने वाले हैं। आज अपन डीप डाइव करेंगे सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। आज अपन एक्चुअली अपनी जो आज कर देंगे चालू, ठीक है। अच्छा, अपना इस बैच से एक्सपेक्टेशन कितना है? कितना स्कोर करना है सर? हमको 70 प्लस स्कोर करना है, ठीक है। और 70 प्लस स्कोर करने के लिए आपको शुरू से मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। तो अपन साथ में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, ठीक है। मुझे बताओ पहले, सबसे पहले, कि अपने एग्जाम के लिए एप्लीकेबल साल कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है? आपको पता होगा कि हम जो इनकम टैक्स में साल बोलते हैं उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। जिस साल के बारे में हम बात करते हैं वो प्रीवियस ईयर होता है। जैसे इस साल प्रीवियस ईयर होगा आपका प्रीवियस ईयर 22-23, राइट। बट हमेशा जो लॉ मेकर होता है, जो लॉ मेकर होता है, वो किस टर्म्स में बात करता है? वो बात करता है सर असेसमेंट ईयर के टर्म्स में। वो बात करता है असेसमेंट ईयर के टर्म्स में। तो अपने एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 22-23 एप्लीकेबल होगा, प्रीवियस ईयर। और असेसमेंट ईयर कौन सा होगा बेटा? 2023-24, राइट, है ना? ओके। अच्छा सर एक बात बताओ कि जो इनकम प्रीवियस ईयर की होती है वो टैक्स कब होती है? इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में उसमें असेस होके उस इनकम पे टैक्स लगता है। हम प्रीवियस ईयर 2023 का रिटर्न कब फाइल करते हैं बेटा? हम असेसमेंट ईयर 23-24 में फाइल करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ऑफिस में फाइल भी किया होगा, राइट। अभी अभी अपन ने कौन सा फाइल करके आया है? अपन ने अभी किस साल का किया है बताओ? अभी अपन ने प्रीवियस ईयर 21-22 का फाइल किया है ऑफिस में अपने। कब फाइल किया अपन ने? AY 22-23 में, राइट, ठीक है। यहां से मैं हटा दे रहा हूं इसको क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जो क्लास नोट्स मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, ये क्लास नोट्स आपको आज ड्राइव पे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, और रोज ड्राइव पे अपडेट रहेंगे वो, चिंता मत करो, ठीक है। अब सर एक बार बताइए कि फाइनेंस एक्ट हम पे कौन सा एप्लीकेबल होना चाहिए? सर हमको नहीं, फाइनेंस एक्ट समझता नहीं है सर। फाइनेंस एक्ट 23 होना चाहिए, फाइनेंस एक्ट 22 होना चाहिए, फाइनेंस एक्ट 21 होना चाहिए। और ये फाइनेंस एक्ट है क्या सर? ये एक्चुअली क्या होता है समझा दो हमको, ठीक है बेटा। तो बेटा सबसे पहली बात, आपको एक चीज पता है कि 1 फेब 2022 को क्या होता है? 1 फरवरी 2022 क्या होता है बताओ मुझे, मतलब ये डेट बहुत स्पेशल है। कुछ लोग बोलेंगे सर वैलेंटाइंस मंथ का स्टार्टिंग होता है। नहीं बेटा, अपन सीए लोग हैं, अपने लिए कोई वैलेंटाइंस वीक नहीं है। अपन सीए स्टूडेंट्स है। अभी एक साल नो वैलेंटाइंस वीक, नथिंग, है ना? सर वी हैव टू मेक सेपरेट नोट्स बुक अलॉन्ग विद क्लास। हाँ बेटा, एक नोटबुक रख लेना अपने लिए, ठीक है। बना लो नोटबुक, अपन कुछ कुछ चीज़ें लिखेंगे उसमें, ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखेंगे, कुछ कुछ चीज़ें लिखेंगे बस, है ना? तो उसके लिए रख लो। जैसे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तो उसके लिए रखना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। बताओ 1 फेब को क्या आता है? सर बजट आता है अपना। कुछ लोग बच्चे जो लवर बॉयज होंगे यहाँ पे, लवर बॉयज लवर गर्ल्स बोलेंगी कि सर हम तो उस दिन बजट निकालते हैं कि इस साल वैलेंटाइन वीक में कितना स्पेंड करना है।
इस साल 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है चॉकलेट डे पे, फिर हग डे, फिर किस डे, और फिर क्या क्या होता है वो, टेडी डे और प्रॉमिस डे, फिर वैलेंटाइंस डे आता है ना। उसमें अपने को कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को बजट नहीं निकालना उसका, अपन को बजट पढ़ना है, बचत जो हमारी निर्मला मैडम निकाल के लेके आती है, निर्मला जी, आई विल कॉल हर निर्मला जी, ठीक है। ओके, निर्मू जी लेके आती है हमारा बजट 1 Feb 2022 को। इस बजट में एक बिल होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस बिल। ये क्या होता है, ये होता है फाइनेंस बिल, करेक्ट। ये आता है 1 Feb 2022 को, जब वो बजट पेश होता है, ठीक है, पार्लियामेंट में। फिर बेटा इस फाइनेंस बिल को असेंट मिलता है, असेंट कहां से, लोकसभा एंड राज्यसभा से। और फिर जाके ये कब क्या होता है, फिर जाके ये बनता है एक्ट, फाइनेंस एक्ट 2022। अब मुझे वो बताओ कि फाइनेंस एक्ट 2022 ये किस कब होता है सर, इसका असेंट कब मिलता है, प्रेसिडेंट कब साइन करता है इस पे, इस प्रेसिडेंट साइन करता है फर्स्ट, इस बार साइन जो किए उन्होंने 30 मार्च 2022 को, इस पे साइन करते हैं और इसको फाइनेंस एक्ट बना देते हैं, ठीक है। ओके, अब सर क्या ये जरूरी है कि फाइनेंस बिल में जो जो आया है एग्जैक्टली सारा फाइनेंस एक्ट में भी आएगा, बताओ, बताओ, तुम बताओ, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। क्या ये जरूरी है कि फाइनेंस बिल में जो जो चीजें आई हैं, क्या फाइनेंस एक्ट में भी सारी चीजें आनी चाहिए? बोलो बोलो यार, बोलो। नहीं बोल रहे हैं, किस बेस पे नहीं बोल रहे हो तुम लोग? देखो, मतलब तुमको नॉलेज पता नहीं कितना है कि नहीं है, होना चाहता मतलब आंसर सही दे रहे हो तुम लोग, पर ये चीज़ तुमको पता है कि नहीं, मतलब देखते हैं, ठीक है। देखो, फाइनेंस बिल जब पास होता है लोकसभा, मतलब जब पेश होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो वहां पे फिर जो चीज़ें उस पर लिखी होती है ना, उस पर डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। जब तक उनको क्या बोलते हैं, उस चीज को असेंट नहीं मिलता, जब तक उस चीज को कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट्स को असेंट नहीं मिलता, तब तक वो एक्ट नहीं बनता। जब वो पास होगा उसके बाद ही एक्ट बनेगा वो। तो एनेक्टमेंट, एनेक्टमेंट सबका नहीं होता, हर चीज का एनेक्टमेंट नहीं होता। एनेक्टमेंट मतलब उसका एक्ट बनना, ठीक है। ओके, तो फाइनेंस बिल में हो सकता है 90% पॉइंट्स ही फाइनेंस एक्ट बने, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। ओके, अच्छा सर, तो बेसिकली 30 मार्च 2022 को जो बजट मतलब एक्ट बना, फाइनेंस एक्ट, ये बना फाइनेंस एक्ट 22, और ये कौन से साल को एप्लीकेबल होगा, ये होगा फ्रॉम 1/4/22 टू 31/3/23। कई बच्चे बोलते हैं सर हमारा May 23 एग्जाम है, तो हम फाइनेंस एक्ट 22 क्यों पढ़ रहे हैं, हम फाइनेंस एक्ट 23 क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? बेटा फाइनेंस एक्ट 23 तो आया भी नहीं अभी तक, कब आएगा वो, फरवरी में आएगा, राइट, है ना। तो ये 1/4/22 से 31/3/23 इस फाइनेंशियल ईयर, इस प्रीवियस ईयर में लगता है। और जैसे अब आप सीए बनोगे, कब बनोगे सीए बताओ, आप May 23 में एग्जाम दोगे, फिर आप क्या बनोगे, सीए बनोगे, राइट। तो जब आप सीए बनोगे ना, तो उसके बाद, सीए बनने के बाद आप जब मतलब जॉब पे जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, कुछ भी करोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको किस साल का ऑडिट करना रहेगा, टैक्स ऑडिट वगैरह, प्रीवियस ईयर 2022-23 का। तब आपको कौन सा एक्ट अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको अप्लाई करना पड़ेगा फाइनेंस एक्ट 22, राइट, है ना, समझा।
तो फाइनेंस एक्ट के बारे में आपको अब चीज़ें क्लियर हुई होगी। अच्छा, तो फाइनेंस एक्ट 22 जो 1 Feb 22 को आता है, वो फिर पूरे साल लगता है, मतलब साल के पहले ही आ गया ना वो। अब आया साल के पहले, तो साल भर में लगेगा, मतलब इस प्रीवियस ईयर से लगना चालू होगा वो। ठीक है, ओके। तो यहां तक आपको आई होप बातें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो। अब बेटा, जो अपना डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसके अंदर बहुत सारी अथॉरिटीज होती है, जो मैंने कल आपको बताया था। सीआईटी होता है, मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असेसिंग ऑफिसर होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, टैक्स रिकवरी ऑफिसर होता है, इंस्पेक्टर होता है, सब बताया था मैंने। तो इन सब का जो हेड होता है, जो मेन हेड है, वो कौन होता है, मतलब क्या होता है वो, कौन सी बॉडी है वो? दैट इज सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सर आईडीटी का अलग बोर्ड होता है, सीबीआईसी। ठीक है, ये होता है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो पूरा इनकम टैक्स देखता है। यही पूरे सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस और जो भी चीज़ें वो इशू करता है, सीबीडीटी। ठीक है, अच्छा, मुझे एक बार बताओ कि सर, जो इनकम टैक्स एक्ट है, ये कब का एक्ट है सर? इनकम टैक्स एक्ट है 1961, राइट? 1961 का एक्ट है, और उसमें हर साल अमेंडमेंट्स आते हैं। वो पूरा अमेंड होके अब वो एक्ट इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, आप कभी कभी बोलते हो ना कि सर इनकम टैक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना बड़ा करके रखे हैं, तो सर कोई मतलब नहीं है सर, फालतू इतना किए। मैं बताऊं तुमको, इतना डिफिकल्ट हुआ है ना इनकम टैक्स एक्ट, उसी कारण तुम्हारी वैल्यू है, तुम्हारी मेरी सबकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि इनकम टैक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उसको कोई आसान भाषा में कोई इंसान समझ नहीं सकता। कोई लेमैन इनकम टैक्स एक्ट उठा के पढ़ लेगा ऐसा और समझ ले, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन है, ये हमारे तो बेनिफिट है, हम उसके तो पैसा खाएंगे, है कि नहीं? हम सीए बनने के बाद जब जॉब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो क्लाइंट हम पे भरोसा, हम पे पैसा क्यों देगा हमको? क्योंकि हमको जो आता है वो उसको नहीं आता। तो एक तरीके से तो अच्छा है, जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना अच्छा है ना? ठीक है, बीच में बेटा हाँ नहीं बोलते रहो थोड़ा सा। यस सर, हाँ सर, ऐसे बोलते रहो थोड़ा सा, हमको भी ऐसा वो अच्छा लगता है ना क्लास में, पता रहता तुम हो। ठीक है, ओके। यस सर के लिए पूरा यस सर मत लिखो, वाई भी लिखोगे चलेगा, वाई भी लिखोगे चलेगा, नहीं के लिए एन लिख दोगे चलेगा, नो के लिए एन लिख दोगे चलेगा, है ना? ओके, ओके सर। अब बेटा, अपन जो अपने कोर्स में पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं सर? हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं क्या? इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं क्या, हम बताओ, क्या हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं? चलो देख लेते हैं, आ जाओ। सर ये जो लिखा है सर, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स लॉज। क्या लिखा है यहाँ पे? डायरेक्ट टैक्स लॉज लिखा है सर। सर लॉज एंड प्रोसीजर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ओके, ओके। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो हम सर डायरेक्ट टैक्स का लॉज पढ़ रहे हैं, पूरा लॉ। अरे कहाँ चला गया? लॉ पढ़ रहे हैं। मुझे बताओ, लॉ और एक्ट में क्या डिफरेंस है? तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताएगा, तुम बताएंगे कि लॉ और एक्ट में क्या डिफरेंस है। बताओ डिफरेंस, बताओ लॉ और एक्ट में। सर एक्ट इज पार्ट ऑफ लॉ, यही तो डाउट है सर। अच्छा सर आप हमारा डाउट हमसे ही पूछ रहे हो सर, ये तो बहुत बढ़िया है सर। लॉ इंक्लूड एक्ट, नोटिफिकेशन, रूल एक्सेट्रा। अच्छा, और लॉ पार्लियामेंट बनाता है। अच्छा, पोर्शन इज लॉ, लॉ हैज वाइडर स्कोप, ओके। ठीक है, तो देखो, लॉ है वाइडर, ये है नैरोअर,
लॉ consists of act, notification, rules, circulars, case laws, everything. ठीक है। और एक्ट क्या होता है सर? एक्ट तो पार्ट ऑफ लॉ है। एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। तो हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं सर। हम एक्ट भी पढ़ने वाले हैं, हम नोटिफिकेशन भी पढ़ने वाले हैं, हम सर्कुलर्स भी पढ़ने वाले हैं, अपन रूल्स भी पढ़ेंगे, केस लॉ सब पढ़ेंगे, अपन सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब सर एक बार बताओ, आपने सब बातें तो बता दी हमको, हमको तो एक्ट बताओ, एक्ट क्या है? इनकम टैक्स एक्ट जो लिखा रहता है हमारे पास, एक्ट रहता है, वो क्या है? और इनकम टैक्स रूल्स क्या है? इनकम टैक्स एक्ट क्या है, इनकम टैक्स रूल्स क्या है? बेटा थोड़ा सा अटेंटिव रहना है ये सब चीज़ों में, आपको समझेगा अच्छे से। मुझे बताओ, इनकम टैक्स एक्ट और रूल में डिफरेंस बताओ। एक्ट में क्या लिखा होता है, रूल्स में क्या लिखा होता है? एक बच्चे बोले सर एक्ट इज पास बाय पार्लियामेंट वेयर इज लॉ रूल्स। बेटा आपने उल्टा बोल दिया। अच्छा ये पहले का आंसर है, बताओ। सीजी कैन मेक चेंज इन रूल्स, नहीं। रूल्स आर सप्लीमेंट्री टू द एक्ट, वेरी गुड। रूल्स प्रिस्क्राइब हाउ एन एक्ट इज टू बी कैरिड आउट, वेरी गुड। एक्ट इंक्लूड रूल्स, ओके। एक्ट इंक्लूड रूल्स नहीं, नो मतलब नॉट मतलब एकदम सही आंसर नहीं है वो। रूल्स ओवरराइड प्रोविजन ऑफ एक्ट, नहीं नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है। और बोलो। बेटा अपन साथ में पढ़ रहे हैं, याद रखना। मैं अकेले नहीं बैठा हूं, तुम भी साथ में पढ़ रहे हो मेरे साथ। अमेंडमेंट्स टू एक्ट कम इन फॉर्म ऑफ रूल्स, नहीं बेटा नहीं, नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। सर रूल्स आर सिमिलर टू गाइडलाइंस नोट्स फॉर द एक्ट, गाइडेंस नोट फॉर द एक्ट। कैन से, रुक जाओ। इनकम टैक्स एक्ट आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊं, एक्ट रूल्स में डिफरेंस। तो एक्ट बताता है कि कौन सी चीज टैक्स होगी। एक्ट क्या बताता है आपको कि कौन सी चीज टैक्स होगी, ठीक है। रूल्स क्या बताएंगे, किस रेट पे टैक्स होती है। ये रूल्स पे लिखा रहता है, ठीक है। जैसे जैसे ना एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं एकदम आपको ये लेमेंस लैंग्वेज में बता रहा हूं क्या होता है। अब जैसे मत मान लो, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है प्रोविजंस के बारे में कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। और इनकम टैक्स रूल्स बोलता है कि उसमें क्या करना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट में जहां भी लिखा था प्रिस्क्राइब्ड रेट, प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, वो एक्ट में से प्रिस्क्राइब वर्ड लिखा रहता है। वो प्रिस्क्राइब कहां होता है, वो प्रिस्क्राइब होता है रूल्स में। वो प्रिस्क्राइब कहां होता है बेटा, रूल्स में। जैसे कि यहां पे लिखा रहेगा कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो आपको यहां पे रूल में क्या होगा, और इसमें क्या लिखा रहेगा, इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अब प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कहाँ है, कहाँ लिखा है? यहाँ इनकम टैक्स रूल्स में रहेगा कि कौन से फॉर्म में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। समझे सर? जैसे एक एग्जांपल और देता हूं कि डेप्रिसिएशन लगता है सेक्शन, तो सेक्शन बताता नहीं आपको। यहाँ पे एक्ट में क्या बोलेगा कि डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ता है, ऐसा लिखा रहता है। क्लेम
करना पड़ता है। रूल्स में क्या रहेगा, रूल्स में लिखा कितने कौन से रेट्स होते हैं डेप्रिसिएशन के, रेट्स किस रेट पे डेप्रिसिएशन लगने वाला है। ठीक है, तो रूल्स आर सप्लीमेंट्री टू द एक्ट एंड रूल्स में सब चीजें लिखी होती है जो प्रिस्क्राइब लिखा होता है। जहां पे तुमको एग्जाम में समझ में नहीं आया ना तो लिख देना कि दिस शुड बी डन एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ठीक है, वो लिख देना। ओके, चलेगा, आगे बढ़े। ठीक है, तो एक्ट रूल में समझ में डिफरेंस अपने को। सर ये तो आपने एक्ट और रूल समझा दिया हमको, ठीक है। सर नोटिफिकेशन सर्कुलर क्या होता है। अब सर ये बताओ हमको कि नोटिफिकेशन क्या होता है और सर्कुलर क्या होता है। बेटा और एक बार बता दूं मैं आपको, फर्स्ट 2-3 क्लास जो चलेगी ना अपनी, फर्स्ट 2-3 क्लास, 4 क्लास 5 क्लास में अपन थोड़ा स्लो चलेंगे और अपन स्पीड पकड़ेंगे, मतलब धीरे धीरे। जैसे आप मुझसे यूज हो जाएंगे, मैं आपकी स्पीड से यूज हो जाऊंगा, वैसे वैसे अपन थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अपन एकदम फास्ट भागने लगेंगे, बट अपना एकदम ट्यूनिंग बैठ जाएगा ना एकदम से, तो फिर बहुत अच्छे से अपन आगे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। अभी अपन बस थोड़ा स्लो चलेंगे क्योंकि बहुत स्टार्टिंग है अभी, राइट। ओके, बताओ मुझे नोटिफिकेशन और सर्कुलर में डिफरेंस क्या है। सर स्क्रीन थोड़ी जूम हो पाएगी, हाँ हो जाएगी, कोई बात नहीं है। तुम बोलो क्या करना है, अपन सब करेंगे। देखो, नोटिफिकेशन सर्कुलर में डिफरेंस तुमको नहीं पता बेसिकली, ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है, तुमको नहीं पता। जब डिपार्टमेंट को कुछ क्लैरिफिकेशन देना होता है, ठीक है, तो सीबीडीटी क्या देती है, सीबीडीटी सर्कुलर निकालती है। किसी भी चीज को जब उनको एक्सप्लेन करना होता है, क्लैरिफाई करना होता है, एक्सप्लेन करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर इशू होते हैं। ठीक है सर, ये क्या डिपार्टमेंट पे और एसएससी पे दोनों पे एप्लीकेबल होते हैं? नहीं, सर्कुलर्स जो होते हैं ये सिर्फ डिपार्टमेंट पे बाइंड होते हैं। सर नोटिफिकेशन क्या होते हैं फिर? ठीक है, नोटिफिकेशन क्या होते हैं? तो अगर गवर्नमेंट को सॉरी सीबीडीटी को कुछ चीजें, कोई पर्टिकुलर सेक्शन, कोई पर्टिकुलर नया रूल, कुछ भी अगर नोटिफाई करना है, ऐड करना है एक्ट में, तो नोटिफिकेशन के थ्रू करती है। सर नोटिफिकेशन क्या दोनों पे एप्लीकेबल होते हैं, दोनों को बाइंडिंग होते हैं? यस, ये एसएससी एज वेल एज डिपार्टमेंट दोनों को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, ओके, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है बेटा, क्लास के नोट से ही मिल जाएगी आपको, ये अपडेट होगी, टेंशन मत लो, है ना। ये अपलोड होगी ना, टाइप पे बताया ना मैंने, है ना। ठीक है सर, इज इट पॉसिबल टू शिफ्ट द चैट टू लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन बिकॉज इट हाइड्स द नोट्स विच आर यू मेकिंग? अच्छा बेटा, वो मैं पता करता हूँ, मतलब ये मुझे ये पता नहीं है, पता करता हूँ ये, है ना। ये आई टॉक टू अवर टेक गाय, उनसे हम पूछ के पता करेंगे ये, है ना। चलो, ओके। बेटा ये लिखना नहीं है तो मिलेगा ना आपको, ये लिखना नहीं है, मैं जब लिखने बोलूँगा तब लिख लेना, अब मत लिखो, ठीक है। चलो, अब बेटा अपन समझ लेते हैं कुछ पर्सन्स के बारे में जो इनकम टैक्स एक्ट में होते हैं। पर्सन मतलब एसएससी। अच्छा चलो,
ये एसएससी और पर्सन में डिफरेंस भी होता है ठीक है, ये भी डिफरेंस समझा देता हूँ तुमको, ठीक है। पर्सन कितने टाइप के होते हैं इनकम टैक्स में, बताओ बताओ, पर्सन कितने टाइप के होते हैं, तुम बताओ, जब तक मैं निकाल रहा हूँ आपके नोट्स, आप तब तक बताओ मुझे कि पर्सन कितने टाइप के होते हैं। 7 टाइप के होते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, अरे लाइन सब में 7 लिखा है, वेरी गुड। चलो, पर्सन में कौन कौन आता है बताओ। पहले आता है सर इंडिविजुअल, ठीक है। दूसरा आते हैं सर अपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कौन बना सकता है, कोई भी जो हिंदू होता है, जिनकी शादी हो जाती है, वो एच बना सकते हैं, ठीक है। एच के बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे बाद में अच्छे से, पर अभी मेन आपको एकदम बेसिक जो डेफिनेशन है, वो कोई भी एक हिंदू जिसकी मैरिज हो गई वो एच बना सकता है, एच फॉर्म कर सकता है, ठीक है। एच एक अलग एंटिटी होती है। मैं यश खंडेलवाल हूँ, तो मेरा एक अलग से यश खंडेलवाल एच बन सकता है, राइट। और दोनों अलग अलग रिटर्न फाइल करते हैं, अलग अलग उनका असेसमेंट होता है ना, ठीक है। तो अच्छा, अपने इंडिया में बेसिकली एच क्यों बनता है, अपन एच सिर्फ अपना एक बेसिक एग्जिबिशन का फायदा लेने के लिए बनाते हैं, ठीक है। मैं भी अब शादी होगी मेरी अगर, वैसे लड़की मिल नहीं रही शादी के लिए मेरे को, शादी बात नहीं करती लड़कियां मेरे से, पर अगर शादी होगी मेरी जल्दी, करूंगा शादी अगर, तो फिर मैं भी एच बनाऊंगा अपना, एच बना के थोड़ी इनकम ट्रांसफर कर देंगे उधर, और क्या, टैक्स सेव कर लेंगे थोड़ा सा, है कि नहीं। ओके, देन आते बेटा कंपनी। कंपनी में कौन कौन होते हैं बेटा, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी, है ना। फर्म, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। सब पार्टनरशिप फर्म में साथ में क्या क्या आता है, साथ में एलएलपी भी आता है, पार्टनरशिप फर्म में साथ में एलएलपी भी आता है, पार्टनरशिप फर्म्स इंक्लूड एलएलपी, है ना सर। देन होते हैं एओपी बीओआई। सर व्हाट इज एओपी एंड बीओआई, समझो। एओपी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और व्हाट इज बीओआई, बीओआई इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अच्छा मुझे बताओ कि एओपी और बीओआई में क्या डिफरेंस आता है। एओपी और बीओआई में डिफरेंस क्या है बताओ मुझे, आप बताओ, आप लोग बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एओपी एंड बीओआई। इसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सर बीओआई में ओनली इंडिविजुअल, सूरज बोल रहे हैं और ज्योति बोल रहे हैं, वेरी गुड। देखो सर, जैसे यहाँ पे आप लिटरली मीनिंग समझ सकते हो इसका, जब भी आप पढ़ते हो ना कोई भी लॉ, अपन कुछ भी, अपन इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स भी एक लॉ है, तो लॉ पढ़ते टाइम ना आप लॉ मेकर ने क्या लिखा है, वहाँ लैंग्वेज क्या लिखी है, उससे खुद इंटरप्रेट करने की कोशिश किया करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, अभी हम पढ़ रहे हैं पर्सन कौन कौन होते हैं, 7 पर्सन लिखे हैं अपने पास, 7 पर्सन। तो अगर एसोसिएशन ऑफ पर्संस लिखा है, मतलब कोई भी पर्सन इसका पार्ट बन सकता है, मतलब क्या सर, मतलब ये सर कि जैसे मान लो यश है, ठीक है, यश है, ओके, मैं हूँ यश, और आप कौन हो, या आकाश दिख रहा है मुझे सामने, आकाश की फर्म है आकाश एंड कंपनी, ठीक है। वहाँ पे आयुषी है, ठीक है, तो आयुषी ने अपनी कंपनी बनाई, आयुषी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब हम तीनों पर्सन हैं, यस। क्या हम तीनों मिलके
अपना एक एओपी फॉर्म कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब क्या होता है? व्हाट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल? यहाँ पे लिखा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब इसका पार्ट सिर्फ इंडिविजुअल्स ही बन सकते हैं। राइट? तो मैं, जतिन और अश्वथ, हम तीनों मिलके, यश, जतिन एंड अश्वथ, हम लोग तीनों मिलके, अगर हम फर्म बना के काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंडिविजुअली एक एसोसिएशन बना के काम कर रहे हैं, तो हम क्या बन जाएंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। राइट? ओके, वेरी गुड। काफी बच्चों ने आंसर दिया, इसका सही सही आंसर दिया। ठीक है, एक होते हैं फिर सर लोकल अथॉरिटी। सो व्हाट इज लोकल अथॉरिटी? जो आपको पता है, जैसे आपके मुंबई में है बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नागपुर में नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो ये क्या होती है? ये होती है लोकल अथॉरिटी। राइट? एनएमसी, बीएमसी, इस टाइप का। राइट? और लास्ट होते हैं सर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। लास्ट होते हैं बेटा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जो किसी में भी नहीं आते, जो किसी में भी नहीं आते, वो आते काय में? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में। जो ये छो में किसी में भी नहीं आते, वो आते हैं आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में। ठीक है, कोई भी पर्सन, कोई भी ऐसा, मतलब जैसे भगवान लोग होते हैं, कोई भी है जो इन सब में फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ आएंगे? वो आएंगे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में। ठीक है, ओके। ट्रिब्यूनल्स, टेम्पल्स, वेरी गुड, है ना। चलो अभी बेटा अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो मैंने पर्सन की बात कर ली, तो इतना ही अपने को बेसिक मतलब समझना था। बाकी एचयूएफ में बाकी स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ होते हैं अलग 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 अलग। एक दया भागा स्कूल ऑफ लॉ होता है, एक मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ होता है। ठीक है, दया भागा कहाँ एप्लीकेबल होता है? ये सिर्फ वेस्ट बंगाल और असम में एप्लीकेबल होता है। और मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम। असम नहीं, आसाम। और मैं आसाम बोलता हूँ, असम आता है मेरे मुंह से। ठीक है, बाकी देखो, बाकी इसके अलावा अभी स्टार्टिंग में अपने को बेसिक्स में और एंटर करने की जरूरत नहीं है। बेसिक्स में अपन इतना ही पढ़ेंगे फिलहाल के लिए। क्यों सर? हो गया काफी, इतना आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। ठीक है, इतना ही अपने को जानना जरूरी था। राइट? अब हम पढ़ेंगे बेटा टैक्स रेट्स के बारे में। ठीक है, तो आपको जो मैंने चैप्टर 1 का आज टैक्स रेट्स का नोट्स दिया वो निकाल लो बेटा, आपके ग्रुप में है। आपका ग्रुप जो बना है क्लास का ग्रुप, उसमें फाइल सेक्शन में आपको मिल जाएंगे नोट्स, है ना। डाउनलोड होते हैं वो, हमारे इंटरनेट पर डाउनलोड क्यों नहीं हो रहे मुझे पता नहीं। हाँ हो गए। आ जाओ, क्लास नोट्स पे आ जाओ आपके, जो आज मिले हैं आपको। ठीक है, अच्छा अब कोई बच्चे को अगर खोलना नहीं है, ये किसने प्रिंट नहीं कराया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इससे ही पढ़ लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन पे पढ़ लो मेरे साथ, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, एज यू स्टार्ट विथ रेट, हाउ टू रिवाइज अलॉन्ग विथ योर क्लास, प्लीज सजेस्ट ऑल्सो। ठीक है, अच्छा सर, पर्सन एंड असेसी में डिफरेंस, ओके, ये तो बताया नहीं मैंने, ओके सॉरी, अपन भूल गए, कोई बात नहीं। आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ। ये सब पर्सन्स थे, ये सब पर्सन्स थे। ठीक है, ये सब पर्सन्स थे। अब असेसी की डेफिनेशन क्या होती है बताता हूँ आपको। असेसी मीन्स अ पर्सन, असेसी मीन्स अ पर्सन, पर्सन मतलब जो अपने पढ़े, by whom any tax or any other sum of money is payable under this act. In addition, it includes every person in respect of whom any proceeding under this act has been taken for the assessment of his income, the income of any other person in respect of which he is assessable, the loss or the amount of refund. ठीक है, अभी अपने सिर्फ पढ़े, अब समझो। जो भी पर्सन, जो हमने पर्सन्स पढ़े अभी, जो भी पर्सन अगर उस पे अगर उसको टैक्स पेबल आता है इस एक्ट के अंदर, कोई भी टैक्स या अदर सम ऑफ मनी उसका पेबल आता है अगर, ठीक है ना, तो वो होता है अपना असेसी। ऐसा कोई पर्सन जिसको टैक्स पे करना पड़ता है, या तो खुद के बिहाफ पे,
खुद की इनकम के लिए या फिर किसी और की इनकम जिसके लिए वो असेसेबल है। अब इसका मतलब क्या समझा दो एक बार, इसका मतलब क्या समझा दो एक बार। जैसे बताओ, तुमने अगर ऑफिस में काम किया तुमको पता होगा कि जैसे एक कोई इंसान है, एक मैन है, ठीक है, एक मैन है मिस्टर ए, ठीक है, उनका सन है कौन, उनका सन है मिस्टर बी, उनका सन है, ठीक है। अगर मिस्टर ए एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उस साल का रिटर्न मिस्टर ए के बिहाफ पे कौन भरता है, कौन फाइल करता है? सर मिस्टर बी को फाइल करना पड़ता है। तो सर मिस्टर बी खुद का भी रिटर्न फाइल करेंगे क्या? यस। मिस्टर बी इज नाउ असेसी इन टू केसेस। फर्स्ट, फॉर हिज ओन इनकम, करेक्ट, एंड दूसरा एज अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी फॉर हिज फादर्स इनकम, राइट? ओके, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो या तो असेसी जो होता है वो खुद के इनकम के लिए उसको टैक्स पे करना पड़ता है एक्ट में, या फिर किसी और के इनकम के लिए, ठीक है। तो उसको उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं असेसी, करेक्ट। ओके, चलो। अब बेटा अपन बाकी जो बेसिक चीजें हैं वो अपन पढ़ते जाएंगे समय के साथ, जो भी चैप्टर्स आएंगे जैसे आएंगे अपन पढ़ते जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है। अब हम आते हैं टैक्स रेट्स पे, बेसिक जो स्लैब रेट्स है उस पे आते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, उसके पहले मुझे आपको एक बात बतानी है, ठीक है। मुझे बताओ, इंडिया में इनकम टैक्स कितने लोग फाइल करते रिटर्न? इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न कितने लोग फाइल करते हैं बताओ? रिटर्न की बात की तो बता देता हूँ अभी। अपन जाते हैं इनकम टैक्स के लॉगिन में, वहां पे लिखा हुआ है साफ साफ कितने लोगों ने रिटर्न फाइल किया है, ठीक है। इसके होम में जाते हैं अपन, डिपार्टमेंट के। देखो, अवर सक्सेस इनेबलर्स, कितने इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूजर्स है अब, मतलब इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कितने लोग रजिस्टर्ड है? देखो, 10 करोड़ 70 लैक्स 419 लोग, ठीक है। सर इस साल नंबर ऑफ रिटर्न फाइल कितने हुए ये देखो, 6 करोड़ 91 लाख 38,352 रिटर्न फाइल्ड हुए हैं इस साल, ठीक है। आपने कितना लिखा है बेटा? 3 करोड़। वाह, इतने लोग फाइल करते रिटर्न बेटा। पहले नंबर बहुत कम थे, पहले नंबर्स बहुत कम थे, अब मोदी जी के आने बाद बहुत बढ़ गए नंबर्स, ठीक है। इतने रिटर्न वेरीफाई हो गए हैं, और बाकी 6 करोड़ 50 लाख रिटर्न वेरीफाई भी हो गए, और 6 करोड़ 24 लाख प्रोसेस भी हो गए, ठीक है। तो 7 करोड़ लोग रिटर्न भर रहे हैं, समझ लो तुम, 7 करोड़ लोग, विच इज अ बिग नंबर, है ना। वैसे छोटा ही नंबर है क्योंकि 120 करोड़ की जनता में से 7 करोड़ लोग रिटर्न भर रहे हैं, बट जो पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया है और धीरे धीरे बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि मोदी जी अब किसी को छोड़ने वाले नहीं है, और जितने लोग रिटर्न ज्यादा भरेंगे उतना अपना फायदा है। किसके पास जाएंगे रिटर्न फाइल कराने? अपने पास, अपने पास ही तो आएंगे, है कि नहीं? ठीक है, चलो। अब बेटा स्लैब रेट्स पढ़ते हैं अपन। टैक्स रेट्स के लिए आपको पता होगा स्लैब रेट्स पे लगता है टैक्स, आपको स्लैब में लगता है, जो इंडिविजुअल HUF AOP BOI और AJP के लिए है, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। क्या स्लैब रेट्स है बताइए सर? ये है, अगर आपकी टोटल इनकम अप टू ₹2.5 लाख है तो निल है, मतलब 2.5 लाख तक आपको बेसिक एग्जामेशन है। सर अगर 2.5 लाख के ऊपर है अप टू 5 लाख तो कितना है? 5%। सर टोटल इनकम अगर मोर देन 5 लाख है अप टू 10 लाख तो इट इज 20%, एंड इफ टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 10 लाख रुपीज देन इट इज 30%, है ना बेटा। ये अपने स्मार्ट नोट्स है, ठीक है, जो भी फर्स्ट टाइम देख रहा होगा वो देख लो, ये अपने स्मार्ट नोट्स जिससे अपन पढ़ने वाले हैं,
और ये आपको अभी पढ़ाई में तो काम आएंगे, पर आपके लास्ट डे में आप लोग पागल हो जाओगे। पागल हो जाओगे मतलब मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि इतने कम वॉल्यूम में अपन ने जो स्मार्ट नोट्स को कंसाइज किया है, उस मतलब मेन जो डीटी का इशू क्या है, डीटी बहुत बड़ा कंप्लीट नहीं हो पाता एग्जाम डे पे। मैंने मैराथन में 11 आवर्स में कंप्लीट कराया पूरा डीटी, 11 आवर्स में। और बच्चों ने, मुझे 2-3 बच्चों को मैसेज आया था, सर शाम के 6 बजे ही, मतलब जैसे अपन पेपर देते हैं जिस दिन, उसका नेक्स्ट डे अपन जिस दिन पढ़ाई वाला रहता है अपना, उस वाले दिन में शाम को 6-7 बजे ही लोगों का डीटी का पढ़ाई खत्म हो चुका था, पढ़ के हो चुका था उनका। क्योंकि भाई अपने नोट्स ऑलरेडी इतने कंसाइज है, और पढ़ पढ़ के जो लोग 3-4 रिविजन कर लेते हैं उसके बाद ना कंसाइज हो जाते हैं। और आप लोग खुद जैसे यहाँ पे लिख दोगे अपना खुद ही, आपको पता है कि आप 4 बार जब पढ़ लोगे ना, आप 5, 20, 30 बस इतना ही पढ़ोगे, यहाँ पे इतना हाईलाइट कर दोगे, बाकी सब काट दोगे। ठीक है, सब चीजें खुद ही कंसाइज करते जाओगे आप, और है ना, तो तुमको लास्ट डे तो अलग लेवल का मजा आ जाएगा। ठीक है सर, हमको कब तक मिल जाएगी बुक बेटा? 7 to 8 डेज समझ लो, मतलब मैं इतना बोल रहा हूँ 6 to 7 डेज, जब भी मतलब 3-4 दिन में, यहाँ से 3 दिन में निकल जाने चाहिए यहाँ से, 3-4 दिन के अंदर। ठीक है, तो जो तो दिल्ली मुंबई जो एकदम बड़ी बड़ी सिटीज में, उनको 7th या 8th डे पे मिल जाएगी आज से। जो बची सिटीज है छोटी छोटी, उसमें एक एक दिन ऐड कर ले जाओ। ठीक है, बुक्स का टेंशन मत लो, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, ये बात समझ लो, है ना। चलो ओके, अब सर क्या पढ़ेंगे? तो अपना 5%, 20%, 30% है। ठीक है सर, सीनियर सिटीजन के लिए अगर इंडिविजुअल ऑफ एज 60 और मोर है, ठीक है, तो टोटल इनकम अप टू 3 लाख रुपीज कितना नील है। टोटल इनकम ग्रेटर देन 3 लाख अप टू 5 लाख 5%, 5 लाख के ऊपर अप टू 10 लाख 20%, एंड ग्रेटर देन 10 लाख 30%। अब मुझे बताओ, यहाँ पे एक बात बहुत नोट करने वाली है, जो आपको बाद तक काम आएगी। क्या? कि सर यहाँ पे साफ साफ लिखा है रेसिडेंट इंडिविजुअल, और उसको हमने हाईलाइट किया है। रेसिडेंट इंडिविजुअल अगर 60 के ऊपर है, मतलब हमारे घर के, हमारे इंडिया के दादाजी है, अगर हमारे इंडिया के दादाजी है, दादी जी है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उनको? तो हम उनको बोलेंगे सर आपको हम 3 लाख तक का बेसिक एग्जम्पशन देंगे। ठीक है, आपको हम 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन देंगे। करेक्ट। अगर इंडिया के दादाजी दादी नहीं हैं, तो हम क्या बोलेंगे? आप जाओ भैया 2.5 लाख पे, है ना। तो अगर इंडिया के दादाजी और दादी जी है, तो हम बोलेंगे ठीक है सर, आपको तो हम 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन देंगे। और वैसे ही अगर सुपर सीनियर सिटीजन है, ठीक है, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है ऑफ एज 80 ईयर्स और मोर, सुपर सीनियर मतलब जो 80 और मोर वाले होते हैं, उनको हम देते हैं बेसिक एग्जम्पशन 5 लाख तक की इनकम पे। अप टू 5 लाख उनको कोई भी टैक्स नहीं है, अप टू 5 लाख नो टैक्स। राइट, ओके, है ना। यस, अब बेटा यहां पे भी ध्यान देना कि ये रेसिडेंट होना जरूरी है ना। ठीक है, चलो अब बेटा इसमें एक बात है, नोट, a resident individual whose 60th 80th birthday falls on 1st April 23 would be treated as 60 or 80 years in the previous year 22-23 and would be eligible for higher basic exemption limit। सर इसका मतलब क्या है सर? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है सर, देखो अभी अपन प्रीवियस ईयर कौन सा एप्लीकेबल होने वाला है अपने को बताओ? प्रीवियस ईयर 22-23 एप्लीकेबल होने वाला है अपने को। ठीक है, तो सर मतलब 1 अप्रैल 22 से लेके 31/3/23 ये एप्लीकेबल होने वाला है अपने को, है ना। ओके सर, अब मुझे बताइए कि कोई अगर कोई अंकल आंटी 1/4/23 को 60 ईयर्स के होते हैं या फिर 80 ईयर्स के होते हैं, तो उनको क्या इस साल में हम बेसिक एग्जामिशन हायर वाला देंगे क्या? ठीक है, 60 ईयर्स से 80 ईयर्स को 1/4/23 के होते हैं, तो हमने अभी नोट में पढ़ा हाँ। ठीक है, हमने नोट में पढ़ा हाँ। सूरज बोल रहे सर आईटी डिपार्टमेंट का बर्थडे गिफ्ट, नहीं बर्थडे गिफ्ट नहीं है ये, इसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, दो लॉजिक है इसके पीछे, दो चीजें मैं बताता हूँ आपको। पहली बात, मुझे बताओ
कि जैसे मेरा बर्थडे आता है 8 अगस्त को, ठीक है, तो 8 अगस्त 2022 में मेरा बर्थडे आया, ठीक है। नेक्स्ट बर्थडे आएगा मेरा 8 अगस्त 2023 में, है ना। ओके, अब मुझे बताओ, मैं अभी हूं, मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं मैं हूं अभी 33 ईयर्स का, ठीक है। 33 का हूं नहीं मैं, पर बता बोल रहा हूं बस, एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो मैं हूं 33 ईयर्स का, राइट। ओके सर, 33 ईयर्स के बाद नेक्स्ट मैं अगले साल तक कितने को 34 का होऊंगा, तो मैं 8 अगस्त को 34 का होऊंगा क्या? मैं 8 अगस्त को 34 का नहीं होऊंगा, मैं कब हो जाऊंगा 34 का? मैं हो जाऊंगा सर 34 का, कब बताओ? मैं हो जाऊंगा 7 अगस्त रात को 12 बजे, राइट। तो मैं 7 अगस्त को मेरा पूरा साल खत्म हो जाएगा, ये जो 33rd ईयर वाला साल है ना, वो 7 अगस्त को ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो 8 अगस्त से मेरा 34th ईयर चालू होगा, ठीक है। तो 34 का एक्चुअली मैं 7 अगस्त को रात को 12 बजे ही हो जाऊंगा, राइट। ये बात आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट थिंग, ठीक है। दूसरी चीज, सर मुझे एक बार बताइए कि सर 1 अप्रैल 23 का क्लैरिफिकेशन, मतलब 1 अप्रैल का बेसिकली क्लैरिफिकेशन इनको क्यों देना पड़ा डिपार्टमेंट को? इन्होंने क्यों ऐसा बोला बार बार? 1 अप्रैल को कितने लोग का बर्थडे आता है? कितने लोग का आता है बताओ? देखो, क्या हुआ था ना, जब इंडिया में पैन आए थे, स्टार्टिंग में, जब इंडिया में पैन आए थे, यही लिखता हूँ ऊपर, रुक जाओ। जब पैन इंट्रोड्यूस हुए थे ना स्टार्टिंग में, है ना, तो उस टाइम पे जो हमारे दादाजी दादाजी का टाइम था, ठीक है, उस टाइम पे जैसे मेरी दादी को उनका बर्थडे नहीं पता, आपके घर में आपके दादाजी दादी जी होंगे, तो उनका बर्थडे पता ही नहीं है उनको, तो उस टाइम पे जो भी जाता था ना उनके पास पैन बनाने के लिए, तो अब इनको बर्थडे तो पता नहीं अपना, तो ये 1 अप्रैल लिखते थे। तो बहुत सारे लोग का पैन में अभी भी 1 अप्रैल बर्थ डेट लिखी हुई है, मेरी खुद की दादी की बर्थ डेट 1 अप्रैल की लिखी हुई है, हाँ ऐसे ही होता था। इसीलिए इनको 60 और 80 ईयर्स में इतना 1 अप्रैल का क्लैरिफिकेशन अलग से देना पड़ा, समझ रहे हो। जैसे मेरी दादी का जो बर्थडे आता है, वो तो उनको पता ही नहीं, पर उनको ऐसे याद है कि वो बनाते थे जिस दिन गणेश जी का विसर्जन होता है उस दिन। तो ये मुझे कब पता चला? आज से 10, मतलब जब मैं 7th 8th क्लास में था, तब मुझे ये पता चला। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई बर्थडे नहीं बनाया अपना, पर मेरे को जब से पता चला, तब से मैं आप पिछले 10 12 साल से मैं हर साल उनका बर्थडे बनाता हूँ, ठीक है। तो आपकी दादाजी अगर हैं और उनका बर्थडे आप नहीं बनाते हो, तो आज से बनाना, मतलब आज से, मतलब इस साल से बनाना चालू कर देना। बोले आज से नहीं, सर ने बोले आज से बर्थडे बनाना है, तो आज जाएंगे केक लेने, केक आज कटवाएंगे नहीं, इस साल से उनका बर्थडे बनाना चालू कर देना, ठीक है, क्योंकि अपन अपना बर्थडे तो कितने अच्छे से बनाते हैं, तो दे ऑल्सो डिजर्व इट। तो मैं पिछले 7 8 साल, 10 10 12 साल हो गए, मैं हर साल उनका बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, ठीक है ना। ओके, चलो, अब ये हमने टैक्स रेट्स पढ़े कुछ कुछ, ठीक है, ये क्लियर हो गया, समझ गया। तो 1 अप्रैल 23 को अगर किसी का बर्थडे फॉलो होगा 60th 80th, तो इस साल के लिए, इस प्रीवियस ईयर के लिए, उसको अपन क्या मानेंगे? उसको 60 या 80 ईयर्स का ही मानेंगे अपन, ठीक है। सर स्नेहा बोल रही, सर हम न्यू ईयर में बनाते हैं दादी का बर्थडे, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते बेटा। जो फर्म होती है, एलएलपी होती है, लोकल अथॉरिटी होती है। सब फर्म एलएलपी में डिफरेंस बताया नहीं आपने। सर एलएलपी क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप विद अ लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज। इसमें इनकम टैक्स के नजरिए से क्या डिफरेंस है अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे चल के। ओके, चलो सर, फर्म एलएलपी और लोकल अथॉरिटी में
ऑन द होल ऑफ टोटल इनकम 30% टैक्स लगता है। ऑन द होल ऑफ टोटल इनकम 30% टैक्स लगता है। इसमें कोई भी स्लैब नहीं है भैया, कोई स्लैब नहीं, कुछ नहीं, हम सीधे 30% लगाएंगे, बात खत्म, है ना। ओके सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें कैसे लगता है सर, अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 10,000 है तो 10%, इफ टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 10,000 अप टू 20,000 देन 20%, एंड इफ टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 20,000 इट इज 30%। ठीक है। अच्छा, ये जो मेन अपना टैक्स कैलकुलेशन का तरीका है वो आपको आता होगा ना। एक बार मैं आपको कैलकुलेशन का, जो बच्चे बहुत नए हैं या फिर उनका डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट बोल रहा हूँ, उनका अगर इंटर में बहुत ही वीक होगा नॉलेज, तो उनके लिए बस 1 मिनट बता रहा हूँ मैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी 25 लाख इनकम है। वैसे मोस्टली लोगों को पता होगा ये, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। तो अपन टैक्स कैलकुलेट करना है, ये वो है क्या बोलते हैं, अभी 60 से कम वाले हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल है। ठीक है, सीनियर सिटीजन नहीं है। तो अपन क्या करते हैं इसको, सर अपन फर्स्ट 10 लाख माइनस कर देते हैं, इस पे फर्स्ट 10 लाख माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा 10 लाख पे शुरू के कितना टैक्स आता है, वो आता है सर 112,500। ठीक है, वो कैसा आता है, शुरू के 2.5 लाख पे कितना परसेंट, 5%, 12,500, और 5 लाख पे 20%, ये होता है 1 लाख। ठीक है, तो टोटल हमेशा 10 लाख पे 1,12,500 आता है, करेक्ट। ये 10 लाख माइनस करते हैं अपन इसमें से, और बची हुई इनकम पे 30% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही आपको टैक्स निकालना है किसी भी चीज़ का, तो जो भी इनकम आई उसमें 10 लाख माइनस करो, तुरंत 30% निकालो, प्लस 112,500 कर दो। सर अगर ड्यूरिंग द ईयर बर्थडे हुआ और 80 या 60 आए तो एलिजिबल, अरे फिर तो एलिजिबल रहेंगे ना युवरानी। तुम्हारा नाम एक्चुअली, इसमें नाम कभी कभी आगे पीछे आता है, इसमें सरनेम पहले आता है, नाम बाद में आता है। तो तुम्हारा नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा। अगर ड्यूरिंग द, अरे बेटा प्रीवियस ईयर 20 to 23 में अगर कोई फॉल कर रहा है, तो वो साल भर में 60 80 ईयर्स का हो गया, तब तो लेंगे ही ना उनको, तब तो क्वेश्चन ही नहीं है। वो साल के एक दिन बाद हो रहा है 1 अप्रैल को, तब लेना कि नहीं, वो क्वेश्चन था ना। तो उसमें उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि 20 to 23 में ही आ जाएगा उनका बर्थडे। ठीक है, ओके। तो बेटा ऐसे अपन क्या करते हैं, ऐसे अपन टैक्स निकालते हैं कि 10 लाख माइनस कर दो, 10 लाख पे 112,500 और 30% ऐड कर दो। ओके, चलो। वैसे सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का अलग से निकाल लेना आप लोग, कैसे करते हैं। ओके, चलो अब कंपनी की बात करते हैं। कंपनी डोमेस्टिक अगर है, ठीक है, तो डोमेस्टिक कंपनी में इफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स इन प्रीवियस ईयर 20 to 23 बेटा, यहाँ पे ए सॉरी, इसमें 2021 है, इट मिसप्रिंट हो गया बेटा, ये 2021 है। बुक में आपके सही आएगा, आपको नोट्स में मिसप्रिंट होगा, बुक में सही आएगा आपके। प्रीवियस ईयर 2021 में अगर अप टू 400 करोड़ अगर टर्नओवर है आपका, तो कितना परसेंट, 25% टैक्स होता है, और इन एनी अदर केस 30% टैक्स होता है। ठीक है, अब इसके लिए आपको मैं ये बताता हूँ, आपको लॉजिक बताता हूँ क्यों आया। ठीक है, पहले समझ लेते हैं, कंपनी अगर फॉरेन कंपनी है तो 40% होता है। ठीक है, तो कंपनी डोमेस्टिक है तो कितना परसेंट आपका होता है, अगर अप टू 400 करोड़ टर्नओवर है तो 25%, इन एनी अदर केस 30%, और फॉरेन में 40%। ठीक है, ओके। अब समझो सर, क्या हुआ ना, 2014 में जब मोदी जी आ रहे थे, मोदी जी जब इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, तो मोदी जी ने बहुत कंपनीज को एकदम बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला कि कंपनीज के लिए हम लोग एकदम इजी कर देंगे, कंपनीज के लिए टैक्स कम कर देंगे, कंपनीज के लिए टैक्स कम कर देंगे, हमको मेक इन इंडिया बढ़ाना है। ठीक है, जो होगा इंडिया में होगा, ऐसे ऐसे सब उनने बोला चालू किया। ठीक है, तो कंपनीज को उन्होंने बोला कि हम करेंगे। फिर मोदी जी आ गए 2014 में, फिर 15 16 में
2 साल उन्होंने कंपनी इसलिए कुछ किया ही नहीं, रेट कम किया ही नहीं। फिर जब सब कंपनीज वाले गुस्सा हो गए मोदी जी से, अरे मोदी जी ऐसे कैसे होगा सर, ऐसे कैसे चलेगा, हमारे को आपने बोले थे, हमको बोले थे आपने कि आप कंपनीज का रेट कम करोगे, आपने रेट कम ही नहीं किया सर। तो मोदी जी ने क्या बोले कि ऐसी कंपनीज जिनका टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है उनके लिए 25%। हम बोले यार ये तो अजीब अजीब हो गया यार, 50 करोड़ में तो हम आएंगे ही नहीं। टर्नओवर 50 करोड़ तक की कंपनी मतलब एकदम छोटी कंपनीज हो गई ये तो। बहुत जो बड़ी कंपनीज है जो मोदी जी को सपोर्ट करती है, ठीक है, जो बहुत बड़ी मतलब छोटी कंपनीज है, ठीक है, छोटी कंपनीज, ए सॉरी छोटी बोल रहा हूँ, जो बहुत बड़ी कंपनीज है जो मोदी जी को सपोर्ट करती है वो तो इसमें आएगी नहीं ना, सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस, वो तो इसमें आएगी नहीं। तो चलाने लग गई कि सर ये क्या बात हुई सर, हम तो आएंगे नहीं ना इसमें, ये तो छोटी कंपनीज है। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर ये टर्नओवर हुआ, टर्नओवर की लिमिट हुई 150 करोड़। फिर बोले यार ये तो आप बढ़ा ही नहीं रहे हो, आप बढ़ा ही नहीं रहे हो, ये तो आप 150 करोड़ कर रहे हो। फिर ये टर्नओवर की लिमिट हुई थी बेटा एक साल में 250 CR, ठीक है। तो इसमें भी कुछ कंपनी छूट जा रही थी, तो फिर उन्होंने टर्नओवर की लिमिट कर दी पिछले दो साल से 400 करोड़। पिछले 2 साल से टर्नओवर की लिमिट 400 करोड़ है। ये कौन से साल में बेटा, ये है प्रीवियस ईयर 2021 में। प्रीवियस ईयर 2021 में आपका अगर टर्नओवर कितना है, आपका अगर 400 करोड़ या उससे कम है, मतलब अप टू 400 करोड़ बोल रहा है। अब आप जब भी इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, आप पूरा इनकम टैक्स पढ़ोगे मेरे साथ, ठीक है, तो आपको अप टू लिखा रहता है। जब भी लिमिट्स होती है ना, ये लिमिट्स है, तो लिमिट्स पे देखा करो क्या लिखा है, अप टू लिखा है, ग्रेटर देन लिखा है, लेस देन लिखा है, नॉट मोर देन लिखा है, नॉट लेस देन लिखा है। ये सब समझा करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। अब यहाँ पे अप टू 400 करोड़ लिखा है, मतलब क्या, मतलब क्या बताओ मुझे। सर मतलब ये कि सर अगर एग्जैक्टली 400 CR रहा कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर 2021 में, तो क्या होगा उस केस में बेटा, आपका रेट रहेगा 25%, एग्जैक्टली 400 करोड़ पे, ठीक है। सर शेष बोल रहे हैं कि सर प्रीवियस ईयर 1920 का टर्नओवर, क्या नहीं बेटा, प्रीवियस ईयर 2021 का, 1920 पिछले साल था, अब फाइनेंस चेंज हुआ है ना, उसमें प्रीवियस ईयर 2021 हो गया है, राइट, ठीक है। अब अगर एग्जैक्टली 400 CR भी रहा ना, तो कितना परसेंट होगा, 25% होगा, राइट, ओके। और सर अगर 400 करोड़ के ऊपर रहा तो 30%। अच्छा सर एक बार बताइए कि हमारी कंपनी ही बनी है प्रीवियस ईयर 20 to 23 में, तो इसका रेट कितना होगा। अगर आपकी कंपनी इस साल बनी है, मतलब आपका प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर कितना हो गया बताओ। अच्छा उस टाइम में जीरो हो गया सर, उस टाइम पे तो जीरो हो गया, ठीक है। इसका मतलब 400 CR से कम है क्या ये, यस। तो प्रीवियस इस साल कितना रेट लगेगा, 25%, ठीक है, ओके, चलेगा। अब आईसीआई एग्जाम में ऐसी करती है पता है, जैसे जो भी लिमिट्स होते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट्स, वहां पे बच्चों को कभी याद नहीं रहता कि अप टू है या ग्रेटर देन है, तो आईसीआई एग्जैक्ट वो फिगर देती है ताकि बच्चे कंफ्यूज रहे एग्जाम में कि इस पे 25 करना है 30 करना है। जैसे आपको मैंने बता दिया, मैंने इतने देर आपको अच्छे से बता रहा हूँ मैं बहुत, ठीक है, बार बार उस पर स्ट्रेस कर रहा हूँ। जैसे बच्चे क्या करते हैं, इसको बच्चों को याद नहीं रहता, आईसीआई एग्जाम में पूछती है कि टर्नओवर 400 करोड़ है, प्रीवियस है 20 to 21 का, ए सॉरी 2021 का, ठीक है। तो बच्चे वहां पे सोचते हैं यार उसमें यार लिमिट कैसी थी, अप टू थी कि लेस देन थी, 400 करोड़ से नीचे तक था शायद, ठीक है, फिर मतलब इस पे 30% होगा, ऐसा कर देते बच्चे और फिर मार्क्स नहीं मिलते। और फिर बच्चे बोलते हैं नहीं भाई हम तो आईसीआई मार्क्स नहीं देते, नहीं बेटा, आप लोग भी गलतियां करते हो। बेटा प्रीवियस से 2021 का ही टर्नओवर देखना है ना, टर्नओवर इस साल का नहीं देखना है, उसमें टर्नओवर इस साल का नहीं देखना है, देखो ना यहाँ पे लिखा है ना, ये जो लिखा है ना यहाँ पर मिसप्रिंट हुई है उसको ठीक कर रहे हैं अपन, प्रीवियस से 2021, देखो
इफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट इन प्रीवियस ईयर 2021, उस साल का देखना है 2021 का, राइट। अपने को इस साल का नहीं देखना है, प्रीवियस ईयर 2021 का देखना है। तब क्या होगा, 25% होगा, राइट। ओके, समझा क्या बेटा? चलो टैक्स रेट रिवाइज करते हैं एक बार फटफट जल्दी से, आ जाओ टैक्स रेट रिवाइज करते हैं। इंडिविजुअल से कितना है सर, इनकम अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 से 5 लाख 5%, सर 5 लाख से ऊपर अप टू 10 लाख 20%, एंड ग्रेटर देन 10 लाख 30%, ठीक है। सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जाम्पशन है 3 लाख, बाकी सब सेम है। सर सुपर सीनियर के लिए बेसिक एग्जाम्पशन है 5 लाख, बाकी सब सेम है, ठीक है। सर 60th 80th बर्थडे अगर 1 अप्रैल को फाइल, 1 अप्रैल 23 को आ रहा है, तो हम इस साल में भी उनको 60-80 का मानेंगे, ओके। फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी के लिए 30%, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अप टू 10,000 10%, 10,000 के ऊपर 20%, 20,000 तक 20%, एंड 20,000 के ऊपर 30%, है ना। एंड कंपनी के लिए अगर टर्नओवर आपका प्रीवियस ईयर 2021 में अप टू 400 CR है तो 25%, इन एनी अदर केस 30%, और फॉरेन कंपनी के लिए 40%, सिंपल, ठीक है। तो आपके रेट्स रिवाइज हुए क्या, मुझे बताओ। आपके रेट्स रिवाइज होके याद हो गए, है ना। अपन हर क्लास में, क्लास के एंडिंग में या तो नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में अपन रिविजन्स कर लेंगे। विल मेक श्योर टू रिवाइज क्लास के एंड में और क्लास के दूसरे क्लास के स्टार्टिंग में कि कल हमने क्या पढ़े, जिससे आपका रोज रिविजन होते जाए। और एक कोई बच्चा मुझे पूछ रहा था सर क्लास का रिविजन कैसे करना है, तो देखो अभी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, क्लास में जितना हो रहा है ना वो रोज आपको एक बार बस गो थ्रू करना है उसको, ठीक है। और जिस दिन जो भी होमवर्क रहेगा, मैं बोलूंगा होमवर्क ये करो, ऐसे करो, ये करो, ये क्वेश्चन करके आना, तो वो करके आना, बस उतना कर लोगे ना, उतना कर लोगे, ठीक है। चलो वेरी गुड। ठीक है, तो सरचार्ज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अब। तो सरचार्ज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ब्रेक चाहिए क्या। सर 400 वाला पॉइंट अगेन चाहिए, ओके बताता हूँ बेटा, बता देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। डाउट्स ले लेते हैं अपन। देखो बेटा क्या होता है ना कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, इसको छोड़ दो, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं अपन। एक कंपनी है, क्या कंपनी है, यश मोमोज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अपने मोमोज बहुत पसंद है, ओके, है ना। तो अभी इसमें ना क्या होता है कि अ, इनका टर्नओवर जो प्रीवियस ईयर 2021 का था दैट वाज 398 CR। तो मुझे बताओ कि प्रीवियस ईयर 2023 मतलब इस साल इनको टैक्स कितना लगेगा, कितना लगेगा सर, इस साल लगेगा 25%, सिंपल। अगर इनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 2021 में अगर इनका टर्नओवर 405 करोड़ है, इस साल टैक्स कितना लगेगा, इस साल लगेगा अपने को 30%, ठीक है। रूपाली ये बोल रही है कि सर इन 400 CR पॉइंट डाउट ये है कि प्रीवियस ईयर 2021 क्यों देखना है, प्रीवियस ईयर 2021 क्यों देखना है, ये पूछ रहे हो, प्रीवियस ईयर 2021 क्यों देखना है ये पूछ रहे हो। देखो क्या होता है कि गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस बनाई है, क्या ये हर साल साल चेंज होता है। पिछले साल प्रीवियस ईयर 21-22 जब था ना, तो हमको इसके 2 साल पहले मतलब प्रीवियस ईयर 1920 का टर्नओवर चेक करना था। अभी इस साल इसको प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर चेक करना है आप लोगों को इस साल के लिए, ठीक है। पिछले साल का चेक नहीं करना है बेटा, पिछले साल का चेक नहीं करना है, ऐसा नहीं है। अच्छा तुम लोग को ये लग रहा है, ओके नहीं बेटा ऐसा नहीं है, साफ साफ ऐसा लिखा हुआ है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, मतलब गवर्नमेंट का जो एक्ट बना है ना, एक्ट में अमेंडमेंट भी आया है, ये
हर साल अमेंड होता है ये, हर साल एक साल आगे बढ़ते जाता है ये। तो अपने को अभी से 2 साल पहले का देखना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 2021 में जो होगा वो देखना है इस साल के लिए, पिछले साल का नहीं देखना है। आपको लग रहा है पिछले साल का देखना है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, पुट आउट मत रखो। 2 साल पहले का देखना है, दैट इज प्रीवियस ईयर 2021 का देखना है, समझा। आपको लगा, अच्छा आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा सर पिछले साल का देखना चाहिए, तो ऐसे क्यों देखना है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा साफ साफ लिखा है कि 2021 का देखना है, ठीक है। तुमको कंफ्यूज मत हो ना, तुमको लास्ट ईयर का दिखा रहा हूं मैं, लास्ट जो पिछला अटेम्प्ट था ना उसका दिखा रहा हूं एक बार। देखो ये है अपना नवंबर 22 अटेम्प्ट का नोट्स है, ये दिखा रहा हूं, सिर्फ कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। देखो, इफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट इन प्रीवियस ईयर 1920 इज अप टू 400 करोड़, तो पहले 1920 था फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, फॉर प्रीवियस 21-22 इज इट वाज 1920, है ना, फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। अब ये खत्म हो गया, अब इससे वापस आ रहा हूँ जल्दी बाहर में, ठीक है। इस साल के लिए कितना है बेटा, इस साल के लिए फॉर प्रीवियस ईयर 20 to 23 हमको क्या देखना है, रेट्स के लिए हमको रेफर करना है कौन सा साल का रेट, प्रीवियस ईयर 2021 का, प्रीवियस ईयर 2021 का, समझा सर। और अगर 2021 का ही देखना है तो बेटा उस साल तो अपन पिछले और उसके पिछले साल का देखेंगे, उस साल फिर 17-18 का देखेंगे, है ना। और अपने को उसका देखना नहीं पड़ेगा, आपको इस साल का रेट टैक्स निकालना है ना, आपको टैक्स इस साल के निकालना ही बोलेगा, ठीक है। चिंता मत करो, आपको इस साल का निकालने बोलेगा, ओके डन। डन है अभी, कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि नहीं बता दो पहले, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। है ना, चलो अब डाउट सारे क्लियर है ना। सर किटकैट ब्रेक बनता है, नहीं ब्रेक, कुछ बच्चे बोलते कोई ब्रेक नहीं चाहिए, हमको हमने पूछा कि ब्रेक चाहिए क्या, बच्चे बोले ब्रेक नहीं चाहिए, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो पढ़ा सकते हैं भाई कितने भी घंटे, हमको क्या है। कंटिन्यू कंटिन्यू, ओके ओके ओके, कंटिन्यू बोल रहे हैं बेटा, ज़्यादा बच्चे कंटिन्यू करने बोल रहे हैं, ओके तो अपन कंटिन्यू करते हैं, है ना। देखो अब अपन सरचार्ज के बारे में पढ़ते हैं। सर सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, ठीक है बेटा। ब्रेक लेंगे अपन, थोड़ी देर बाद ब्रेक लेंगे, 15-20 मिनट बाद ब्रेक लेंगे अपन, चिंता मत करो, ठीक है। तो सरचार्ज क्या होता है बेटा, बताइए। देख, गवर्नमेंट ने क्या बोली, जो ज्यादा पैसे कमा रहा है, जो ज्यादा पैसे कमा रहा है ना, उससे एक्स्ट्रा टैक्स लो। उसे क्या लेना है, एक्स्ट्रा टैक्स लेना है, करेक्ट। सर पर ये एक्स्ट्रा टैक्स जो लेना है अपने को, ये किस पे लेना है, ये इनकम पे लेना है कि टैक्स पे लेना है, ये लेना है टैक्स पे टैक्स, इसको बोलेंगे टैक्स पे टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर ही टैक्स लगा दो। मतलब जो सरचार्ज होता है ना, सरचार्ज इज बेसिकली टैक्स पे टैक्स, ये समझो, है ना। तो मतलब सर जैसे अभी जो स्टार्टिंग वो होता है कि टोटल इनकम अगर अप ग्रेटर देन 50 लाख होती है और अप टू 1 CR है, तो आपको 10% सरचार्ज लगता है। इफ टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 50 लाख अप टू 1 CR, तो 10% सरचार्ज लगेगा। मतलब क्या सर, मान लेते हैं अपनी इनकम है 60 लाख रुपीज, ठीक है, 60 लाख की इनकम है। पहले 60 लाख की इनकम पर टैक्स निकाल के बताओ मुझे आप, जल्दी से कैलकुलेट करो टैक्स 60 लाख की इनकम पे। प्रशांत क्या बोले, सर अगर किसी कंपनी को प्रीवियस ईयर
कम टर्नओवर हुआ तो मतलब प्रशांत, उसमें एक ही वो रूल समझ लो उसको, तो लॉजिक उसमें इतना डाउट क्या है? अगर उससे कम हुआ 25%, ज्यादा हुआ तो 30%। सिर्फ उस साल का देखना है, बाकी तुम कोई भी साल का मत देखो, कुछ भी मत देखो, बाकी कोई भी मत करो। इस साल अगर कुछ पैसा कमाए भी नहीं तो भी टैक्स 30% नहीं लगेगा, अगर उस साल 400 करोड़ से ऊपर है तो। ठीक है, तो पहले का कुछ मत देखो, अभी का देखो बस। ये सॉरी सॉरी, कुछ और मत देखो, सिर्फ आप क्या देखना है, प्रीवियस ईयर 1920 देखना है। ये सॉरी, तुम्हारे चक्कर में मैं ही कंफ्यूज हो गया। प्रीवियस ईयर 2021 देखना है तुमको बस, और कुछ भी नहीं देखना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें डाउट क्यों हो रहा है इतना बच्चों को। ठीक है, टैक्स आया तुम्हारा 116,12,500, ये अपना टैक्स आया। कैसे निकाले? 10 लाख पे 112,500 प्लस सीधे सीधे 50 लाख का 30%। वेरी गुड। अब सर, सरचार्ज जो लगाना है अपने को, सरचार्ज कितना बोला हुआ है? ये बोला हुआ है 10%, राइट? 10% बोला हुआ है, तो ये 10% किस पे लगाएंगे अपन? क्या ये अपन 60 लाख पे 10% लगाएंगे क्या? नहीं, ये अपन लगाएंगे टैक्स पे। तो इस पे और 10% निकालो, 10% ऑफ 16,12500, ये निकालो पहले। कितना आएगा ये? आएगा बेटा 161,250, राइट? ये ऐड करो, ये अमाउंट जो आएगा आपको वो आएगा टैक्स प्लस सरचार्ज। ये आपका आएगा 17,73,750, राइट? ये टैक्स प्लस सरचार्ज। इसमें आएगा आपका सेस 4%। तो इसमें 4% सेस निकाल लो, कितना आएगा? 79,50, उसको ऐड कर दो तो आएगा 18,44,700। तो सरचार्ज जो लगता है बेटा वो टैक्स के ऊपर लगता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इस पे। ठीक है, टैक्स के ऊपर लगता है आपका सरचार्ज। ओके, चलो। ठीक है, तो जैसे इनकम 1 CR के ऊपर गई 10%, ए सॉरी 50 लाख के ऊपर गई अप टू 1 CR 10%। सर ग्रेटर देन 1 CR अप टू 2 CR, मतलब 1 करोड़ के ऊपर इनकम गई तो 15%। और अगर अप टू 2 CR है, मतलब जहां सर ये अप टू लिखा हुआ है, मतलब एग्जैक्टली 1 करोड़ पे भी कितना सरचार्ज लगने वाला है? 10% ही लगने वाला है। अगर 1 करोड़ के ऊपर गई इनकम, 1 करोड़ 1 लाख भी होती है, 1 करोड़ 1 लाख, तो लगेगा 15%, राइट? ओके सर, 2 करोड़ के ऊपर अप टू 5 करोड़ 25%, है ना? एंड 5 करोड़ के ऊपर 37%, राइट? तो मुझे बताओ अब एक बात, कि आपकी इनकम अगर है 2 करोड़ 20 लाख, तो इस पे टैक्स निकाल के बताओ मुझे। 2 करोड़ 20 लाख की इनकम पे मुझे टैक्स निकाल के बताओ, टैक्स प्लस सरचार्ज सब निकाल के फाइनल कैलकुलेशन दो मुझे इस पे। तुम लोग जल्दी दो, जो भी लाइव देख रहे हैं वो भी, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी, जल्दी से कैलकुलेटर पे करो, मुझे दो। नोट्स दिखा दो, नोट्स दिखाऊंगा अभी। अच्छा, आपको रेट देखना है? रेट लिख देता हूँ यार मैं। 50 लाख के ऊपर कितना है? कितना है बेटा? 833, नहीं 83,36,250।
कैसे है निकालने एक बार अपन लोग, सब लोग क्लास में। बेटा अपन बहुत ज़्यादा अपन बेसिक पे चल रहे हैं अपन अभी, है ना। किसी को भी अगर स्लो लग रहा होगा ये तो थोड़ा सा समझो, सब लोग के हिसाब से पढ़ रहे हैं अपन। थोड़े अपने 5 to 6 क्लासेस थोड़े से अपन को अपन नॉर्मल पेस में चलेंगे, ठीक है। ओके, तो 2 करोड़ 20 लाख पे अपन जल्दी से निकालो टैक्स प्लस, चलो सबका ही आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये आपका बेटा सरचार्ज निकालना पड़ेगा आपको ऐसे, है ना। अभी मैं आपको एक केस दे रहा हूँ, उनके केस में आप मुझे निकाल के दिखाओ टैक्स, ठीक है। चलो मैं आपको दे रहा हूँ, एक है मिस्टर राहुल। मिस्टर राहुल की इनकम है, इनकी एज है 62 ईयर्स। ओके, 62 ईयर्स की एज है इनकी, और इनकी इनकम है 5 करोड़ 20 लाख 500। 5 करोड़ 20 लाख 500 इनकी इनकम है। अब इनकी इनकम में अपने को टैक्स निकालना है, निकाल के बताओ, जल्दी निकालो। क्लास वर्क है अभी, जल्दी निकालो तुरंत ही कैलकुलेटर पे, सब लोग करना है। और ये टाइम पास मत करो, ओए 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 फोन मत चलाओ, चलो चलो कैलकुलेटर पे निकालो, निकालो जल्दी। हाँ रेसिडेंट है बेटा, रेसिडेंट है। बेटा 2 3 अलग अलग आंसर आ रहे हैं मुझे तो। 21 11 906 कोई बोल रहा है। 2195 वाले आंसर थोड़े कॉमन है, ये ले रहा हूँ मैं। 944, 20 मतलब 2 करोड़ 19 लाख 56,000, नहीं 59,000, 59,944। बेटा तुम सबके आंसर चेंज क्यों आ रहे, सेम अलग अलग क्यों आ रहे हैं बेटा। अच्छा ये कोई आंसर है, किसी का आंसर है 2 करोड़ 19 लाख 53,000, नहीं 56,382। ये दो आंसर मुझे मोस्टली दिख रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस ऐसे क्यों आ रहा है आपको पता बेटा। चलो अपन ना ये कर लेते हैं साल में साथ साथ में एक बार, ठीक है। चलो 5 करोड़ 20 लाख 500, इस पे टैक्स कितना आएगा, शुरू के 10 लाख पे कितना टैक्स आएगा बताओ। अच्छा इसमें मार्जिनल रिलीफ आ रहा है क्या बेटा, किसी का मार्जिनल रिलीफ आ रहा है क्या इसमें, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा इसमें मार्जिनल रिलीफ आ रहा है क्या, ओके 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 ओके। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, रिलीफ मत निकालो, अब रिलीफ क्यों निकालना है अपना, जबरदस्ती रिलीफ मत निकालो, इतना ऐसे ही करते ना अपन नॉर्मली। 10 लाख पे आ रहा है आपका वन वन, कितना किसी का 112,500 आ रहा है बेटा, उसमें 112,500 नहीं आएगा ना आपका, उस पर आएगा शुरू के 10 लाख पे कितना, 60 ईयर्स के ऊपर है ये, तो बेसिक एग्जामेशन आएगा आपका 3 लाख। आपका बेसिक एग्जामेशन जो आएगा वो 3 लाख आएगा, तो आपका शुरू के 10 लाख पे इनकम कितनी हो गई, टैक्स कितना हो गया 1,10,000। और बचा हुआ जो कितना है अपना 10 लाख हटा के 5 करोड़ 10 लाख 500, इस पे आएगा कितना, इस पे आएगा अपना 30%, दैट इज 153,00150 प्लस 1,10,000 प्लस
कितना परसेंट किया आपने? 37% प्लस 4%, तो आंसर आ रहा है बेटा अपना 2 करोड़ 19 लाख ये अपना आंसर आ रहा है बेटा। जो बच्चों ने ये किया है उन्होंने सीधे सीधे 112 500 ऐड कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। ओए भाई ऐसे कैसे चलेगा मैडम, दीदी ऐसे कैसे चलेगा? और किसका कितना आ रहा है? ये आंसर आ रहा है बेटा अपना बस। ये कैसे आया तुमको बताऊं क्या मैं? सबका आया क्या आंसर? पहले इस पे करो तुम, 1,10,000 आएगा, फिर 500 पे निकालो 30% टैक्स, ये आपका आएगा 153,00150। इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, 1,10,000, ये आएगा 154,10150। इस पे लगाओ 37% सरचार्ज, तो आपका ये हो जाएगा 21,1, जो भी होगा मैं सारा बोल नहीं रहा अब, उसमें बस 4% ऐड कर लो, 37% प्लस 4% इस पे, तो आपका आएगा 2,1956,381.72, दैट इज 2,1956,380। अच्छा सर ये क्या है सर माजरा, 380 क्यों कर दिया आपने? 380 क्यों कर दिए? क्योंकि बेटा अपन जो भी इनकम टैक्स आता है ना अपना पेबल, उसको हम राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 में, उसको हम राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 में, ठीक है। तो 2,1956,380 आएगा आंसर, राइट? ओके, चलो आ गया आंसर, आई होप आ गया होगा आंसर, ठीक है। अब बेटा एक अपन लेंगे छोटा सा ब्रेक, अभी बज रहे हैं आपके 7:30 हो रहे हैं ना, ठीक है। अपन एग्जैक्टली मिलेंगे 7:50 पे, फिर अपन सरचार्ज आगे का पढ़ेंगे, है ना। एक 20 मिनट का अपन ब्रेक ले लें छोटा सा, फिर अपन मिलते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इसमें कोई डाउट्स होगा तो अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्टिंग में ले लेंगे डाउट्स, ओके।